नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे नए डेटा प्रोटेक्शन बिल की, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नया डेटा प्रोटेक्शन बिल बन के तैयार है। ये किसी भी वक्त सामने आ सकता है और सबके राव मशवरे के लिए इसे रखा जा सकता है इससे पहले कि इसे संसद में पेश किया जाए। आपको ये भी याद होगा कि पिछले साल सरकार ने जो डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी बनाया था उसे वापस ले लिया था। तो क्या उन खामियों को इस नए बिल में पूरा किया जाएगा? इस बिल में क्या नई चीजें हैं उस पर आज बातचीत होगी और इससे वाकई में कंज्यूमर का यानी आपका और हमारा डेटा प्रोटेक्शन का जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो किस हद तक सॉल्व होता है, किस हद तक इसका सॉल्यूशन यहाँ निकलता हुआ नजर आएगा। तो आज इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा, क्योंकि आपके और हमारे जीवन में अब जब हम की चारों तरफ डेटा से घिरे हुए हैं, हमारी पूरी लाइफ डिजिटल हो चली है, फोन, लैपटॉप्स, ये सब स्मार्टफोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में डेटा प्रोटेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो आज इस पर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इस नए बिल में क्या संभावित चीजें हो सकती हैं और उनका कितना इम्पैक्ट आएगा। एक नजर डालते हैं क्या क्या यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रावधान तो यहाँ जुर्माने का है। अब से पहले कुछ 15 करोड़ के आसपास का कंपनियों पे जुर्माना लगता था अगर कोई इस तरह का ब्रीच होता हुआ नजर आता था। अब 200 करोड़ रुपए तक का, यानी एक ऐसी रकम जिसके बारे में कंपनियां सोचेंगी, जिससे उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। डेटा प्रोटेक्शन में ढिलाई अगर होती है यहाँ पर तो ये इस जुर्माने का प्रावधान है। यानी डेटा ब्रीच जो आप अक्सर देखते हैं या मिसयूज ऑफ डेटा की अगर कहीं बात आएगी तो 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। डेटा ब्रीच अगर कंपनी के अंदर होता है, मसलन कोई साइबर अटैक हुआ और डेटा ब्रीच हुआ, कंपनियां अक्सर इसको छुपा लेती हैं, ये खबरें बाद में बाहर आती हैं, लेकिन अब इसकी सूचना आपको तुरंत ग्राहक को देनी होगी। एक और ये प्रावधान, डेटा ब्रीच छुपाया अगर आपने तो 150 करोड़ रुपए जुर्माने का यहां पर प्रावधान किया गया है। बच्चों का डेटा ब्रीच होने पर 100 करोड़ रुपए, यानी अलग अलग कैटेगरी में अगर डेटा ब्रीच होते हैं तो अलग अलग रकम 100, 150, 200 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान यहां पर है। डेटा की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान होने जा रहे हैं? काम होने के बाद डेटा जो है लेने पर रोक होगी। मसलन आप कहीं अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं, जितनी देर आपने ऐप यूज किया उतनी देर तो ठीक है, उसके बाद वो आपको ट्रैक नहीं कर सकता। यानी जितना काम हो गया उसके बाद डेटा आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। काम पूरा होने पर डेटा डिलीट भी कर दिया जाए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये भी एक प्रावधान आ सकता है कि आपका काम पूरा हुआ, अब डेटा को स्टोर करके मत रखिए, उसे डिलीट कीजिए। डेटा लोकलाइजेशन में भी यहाँ बदलाव संभव है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आते हुए देख सकते हैं। लोकल की जगह अब ट्रस्टेड लोकेशन संभव होगी। तो ये कुछ, जैसा मैंने कहा कि ये कुछ पिन पॉइंट्स होंगे जो हम नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर देखेंगे। बोर्ड पर कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी। अच्छा, एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनेगा या जिस पर ये कानून लागू, एक तरह का आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक रेगुलेटर आता हुआ आपको दिखाई देगा जो ये सारे कानूनों को लागू करवाएगा और उन पर नजर रखेगा। जुर्माने पर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड लेगा फैसला, यानी किस तरह की कैटेगरी में आप पे जुर्माना लग रहा है, क्या ये वाजिब है, क्या कंपनी का भी आपने वहां पर सुना है कि उनका कहना क्या है, लापरवाही के नेचर के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें सबकी बातें सुनी जाएंगी, यानी जो कंप्लेंट करेगा उसकी भी, और कंपनी अगर उस पर कोई सफाई देती है बोर्ड में, कंपनियों का पक्ष भी सुना जाएगा। ये वो सारी बातें हैं जो इस नए डेटा प्रोटेक्शन बिल में हो सकती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब, साइबर के साइबर एक्सपर्ट अंकित शर्मा और डेटा साइंटिस्ट चिराग जुमखावाला साहब। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। तो पवन साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारी बातचीत हम कई सालों से इस पर आपसे कर रहे हैं। फाइनली एक डेटा प्रोटेक्शन बिल आया भी, लेकिन सरकार को वापस लेना पड़ा। अब जो प्रावधान जो मैंने अभी कहे या पढ़ के बताए, ये संभावित हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि यही सब आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बस पटल पे आ जाना चाहिए था अब तक, लेकिन आया नहीं। लेकिन जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी कह चुके हैं कि चंद्रशेखर साहब की इस तरह के प्रावधान हम कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट ओपन टू ऑल है। क्या इन प्रावधानों से वो बात बनेगी जिसकी उम्मीद की जा रही थी? देखिए, अगर ये प्रावधान इन करंट स्वरूप में आ गए तो संभावित तौर पर बहुत मेजर बदलाव पूरे लैंडस्केप पर आने की आवश्यकता नजर आती है और शायद ये मुमकिन हो भी पाएगा। प्रॉब्लम क्या है भारतवर्ष में, क्योंकि अभी तक डैमेजेस का कानून बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है। लोगों को लगता है कि चलिए कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप डैमेजेस 150 करोड़ 200 करोड़ जैसे क्वांटम की बात करेंगे तब, और या फाइन्स की बात करेंगे,
तो लाजमी सी बात है एक डिटरेंट इम्पैक्ट आ जाएगा, क्योंकि और कुछ समझ आए ना हो, पैसे की भाषा हर कंपनी समझती है। और अगर उन्हें पता लगा कि चलिए मुझे कल 200 करोड़ देने पड़ जाएंगे, तो उसका सीधा असर उनके प्रैक्टिकल बिजनेस पर पड़ सकता है। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, ये मैं सवाल अपने आप से इसलिए पूछता हूं क्योंकि जो वर्तमान कानून है वो काफी पिछड़ा चल रहा है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून देख लें सन 2000 की, तो वो केवल 5 करोड़ रुपए तक खर्चाने की बात करता है सेक्शन 43 में। हालांकि सेक्शन 43A में वो बोलता है कि अनलिमिटेड डैमेजेस बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन दिए जा सकते हैं। लेकिन आज तक इतने बड़े पैमाने पर ना तो फाइन्स हुए हैं, ना ही कोई डैमेजेस मिल पाए हैं। तो ना केवल आपको बहुत सख्त ये डैमेजेस या फाइन्स का प्रावधान लाना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये प्रावधानों को हम इफेक्टिवली एनफोर्स भी कर सकें, क्योंकि कागजी घोड़े बनाकर शायद हम रेस नहीं जीत पाएंगे। आवश्यकता होगी कि आप इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज प्रदान करें ताकि लोग इन प्रकार की जो लीगल रेमेडीज हैं उनका पूरी तरीके से आनंद ले सकें। और देखिए, भारत अगले साल दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन होने वाला है, सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे यहाँ होने वाली है। और हम लोग एक भारतवासी होने के नाते कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लोग हैं ज्यादा से ज्यादा डेटा जनरेट करने के लिए डेली बेसिस पर। लिहाजा हमारा डेटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार के दृष्टिकोण से देखूं तो ये डेटा भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के साथ जुड़ा होता है, और इसलिए शायद सरकार डेटा लोकलाइजेशन की बात कर सकती है। व्यक्तिगत तौर पर देखूं तो इस डेटा का सीधा असर मेरे व्यक्तिगत निजता के अधिकार पर पड़ता है, मेरे डेटा के संरक्षण के अधिकार पर पड़ता है। और इन तमाम सारे मुद्दों को देखा जाए तो ये नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो आएगा, मुझे लगता है गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा, एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, जो संपूर्णतः जो लैंडस्केप है उसके रंग को बदल देगा और लोगों को विवश करेगा कि वो ना केवल डेटा की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, बल्कि साथ ही साथ डेटा की डीलिंग, हैंडलिंग या प्रोसेसिंग में आप कानून के अनुसार चलें। राइट। तो ये नया कानून जो आएगा, इसके प्रावधान काफी क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन एक बात वही जिस पर यहाँ पवन साहब, दुग्गल साहब जो है वो उठा रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, आपने बड़े बड़े फाइन्स तो क्रिएट कर दिए, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएंगे? क्या कंपनियों ने इतनी आसानी से भरेगी? कितना मौका उनके पास होगा? जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की बात है या बोर्ड बनाने की बात है, वो कितना इफेक्टिव होगा? क्या वो कागजी शेर या तो नहीं साबित होगा? अंकित शर्मा, क्या कहते हैं इस बारे में कि आपने चलिए एक बढ़िया पेनलाइजेशन तो कर दिया जिससे वो इस लेवल पे कि जहां कंपनियों को लगे कि भाई अगर इतनी पेनल्टी लगती है तो ये तो हमारे लिए नुकसान वाली बात हो जाएगी, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्या उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम तैयार हैं? वो पूरा एक्सेस क्या मतलब हमारी ये डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अगर बनती भी है तो उस लेवल पे क्या वो काम कर पाएगी जहां पर वो ये साबित कर सके कि ये आपकी वजह से हुआ है? जी नमस्कार। और पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ही वेलकमिंग मूव है भारतीय सरकार की तरफ से, और दूसरा मैं पूरी सहमति रखता हूं पवन सर के बात पे, ये क्योंकि ये जो लॉज हैं, ये बाय लॉज जो भी निकाले गए हैं, ये काफी अच्छे हैं अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो, राइट। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज जो भी है इंडिया में, जितने भी लॉज वगैरह सब हैं, सब में प्रॉब्लम आता है एनफोर्समेंट का। द गुड थिंग इज कि दिस टाइम दे हैव इंश्योर्ड कि कोई एनफोर्सिंग बॉडी हो, एटलीस्ट एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आ रहा है जो एनफोर्समेंट के लिए काम करेगा। बट सिर्फ एक बोर्ड बनाने से इंडिया जैसे मैसिव लैंडस्केप पे अपन पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है एट द ग्रास रूट लेवल, कि वो कैसे ऑपरेट होगा, जोनल ऑफिसर्स कैसे होंगे, कैसे इसको रिपोर्ट किया जाएगा। बिकॉज इन केसेस पे बहुत सारे क्लास एक्शन सूट्स भी होते हैं, राइट। एक इंडिविजुअल एंड यूजर वो भी अपनी क्वेरीज डाल सकता है कि मैंने इतने दिन पहले अपने ग्रीवियंस डाले थे टू दिस ग्रीवियंस ऑफिसर और वो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो वो किस लेवल पे ये सारी चीजें होंगी। तो आई थिंक इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, एक हिरार्की बनाने की जरूरत है, और ये चीज जो होगी इट इज गोइंग टू बी अप काइंड ऑफ अ थिंग, नॉट अ टॉप डाउन काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। तो ये ऐसे करना काफी जरूरी है, बिकॉज आज अपन जो भी खरीद रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, हमारी इंटरनेट एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि काफी ज्यादा हम लोगों के ऊपर पुलिसिंग होती है, सर्विलेंस होता है, और हमारा डेटा काफी हद तक बाहर भी शेयर किया जाता है। तो बेसिकली ये अगर इस चीज को रोकना है और इस पुलिसिंग को रोकना है तो वी नीड सम स्ट्रॉन्ग लॉज एंड सम स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट बॉडीज एज वेल।
जी हाँ, बिल्कुल। आप कोई एक चीज सर्च कर लीजिए, फिर वो इंटरनेट पे आपका ऐसा पीछा करती है कि वो आप जहां अपना सिस्टम खोलिए, जहां अपना फोन खोलिए, वही वही सब सामने। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, चिराग, क्योंकि आप डेटा साइंटिस्ट हैं, मुझे बताइए एक सिंपल सी चीज कि मैं अपने फोन में कोई एक ऐप डाउनलोड करता हूं, मान लीजिए वो कोई बैंकिंग ऐप है। अब उस बैंकिंग ऐप को मेरे सारे फोटो का एक्सेस भी चाहिए, मेरे मेल्स का एक्सेस भी चाहिए, मेरे कॉन्टैक्ट का एक्सेस भी चाहिए, मेरे फोन के अंदर जो कुछ है उस सब का एक्सेस चाहिए। और तो और शायद उसमें कई जगह ये भी लिखा रहता है कैन कंट्रोल द मैसेजेस, उनका आना और जाना। तो ये मेरा फोन है कि उनका फोन है? क्या ऐसी चीजें इससे रुकेंगी? देखिए, इससे कुछ चीजें डेफिनेटली रुक सकती हैं, बट जैसे आपने बैंकिंग पे एक सवाल उठाया है, बहुत मैंने एक बहुत ही एग्जाम्पल दिया, ऐसे हर ऐप के साथ है, हर हर दूसरे ऐप के साथ यही कहानी है। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली हर हर एप्लीकेशन में यही कहानी है। बट जब हम बैंकिंग की एक बात कर रहे हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो वो स्पेसिफिकली कुछ डेटा वो हमको फोर्स करते हैं कि हम कुछ डेटा वो हमारा स्टोर करें। तो इस लॉ की वजह से उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि वो हमारा डेटा जब स्टोर कर रहे हैं, वो किस तरह स्टोर हाँ, कर रहे हैं। मतलब और मुझे ये बात किस समझ तरह। में नहीं आती कि मेरे बैंकिंग ऐप को मेरे फोटोग्राफ्स क्यों देखने हैं, मेरे बैंकिंग ऐप को मेरी एप्लीकेशन, मेरे मेरे इनबॉक्स, मेल बॉक्स में क्यों जाना है? नहीं, जी जी बिल्कुल। और बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस या किसी भी एप्लीकेशंस, किसी भी सेक्टर के एप्लीकेशंस दे लीजिए, उनको हर बार जरूरी नहीं होती, फिर भी बिकॉज हम डेटा कलेक्ट करके उस पे प्रिडिक्शंस या हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वो डेटा को लेके, उसको उसके रिलेटेड उसका डेटा का बहुत वैल्यू हो जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी का फोटो स्टोर हो गया, किसी के वो का कितने बजे सुबह उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, अगर वो मैंने स्टोर कर लिया, या फॉर एग्जांपल उनकी जैसे हेल्थ केयर, उनका जो स्मार्ट वॉच है उससे उनका हेल्थ रिकॉर्ड मुझे मिल गया, तो ये काफी सारी कंपनीज को फिर आगे जाके बेचा जाता है। तो ये जो नया डेटा प्राइवेसी लॉ जो जो हमारी सरकार निकाल रही है, वो काफी सारी एप्लीकेशंस और काफी सारी कंपनीज इससे बहुत अभी सावधान हो जाएगी और बहुत सतर्क हो जाएगी, क्योंकि ये जो नए नए लॉज आए, नए जो स्ट्रिंजेंट रूल्स आए हैं, वो उनको जो जुर्माना है उनसे वो बेयर नहीं हो पाने वाला है। तो ये बहुत जरूरी रहेगा कि वो किस तरह डेटा स्टोर करते हैं। और आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया था कि डेटा डिलीशन का मतलब, आप डेटा जो स्टोर करते हो वो आपको डिलीट भी करना है। जैसे हमारा बहुत एक केवाईसी जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है काफी सारे एप्लीकेशंस में। जैसे हम बैंकिंग ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए, आज आप घर बैठे बैठे क्रेडिट कार्ड के लिए या कोई सेविंग्स अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चले जाता है। तो बैंक उसको किस तरह स्टोर करती है और वो कौन से डेटा सेंटर पे स्टोर करती है। देखिए, लास्ट हमारा जो डेटा प्राइवेसी लॉ था उसमें डेटा लोकलाइजेशन का बहुत अच्छा क्लॉज था। अभी के हमारे जो नया जो ड्राफ्ट आया है, उसमें उन्होंने ट्रस्टेड ज्योग्राफीज करके मेंशन किया है। यानी इसका मतलब ये होता है कि डेटा लोकलाइजेशन का पार्ट निकाल के आपका जो निजी डेटा है वो गवर्नमेंट सोचेगी कि कोई हम पर्टिकुलर लोकेशन पे, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कंट्रीज में विच इज अपार्ट फ्रॉम इंडिया, भारत से अधिक कोई दूसरी कंट्रीज में डेटा स्टोर हो सकता है, जो गवर्नमेंट को ठीक लगे वैसे। तो इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। बट जैसे आपने कहा कि काफी सारे एप्लीकेशंस अभी सतर्क हो जाएंगे और जो उनको डेटा जिनकी जरूरत नहीं थी वो शायद अभी स्टोर ना करे, जो पहले अब तक वो करते हुए आ रहे थे। तो दुग्गल साहब, क्या अब देखिए, ये तो जो पूरा मॉडल है जो इंटरनेट के ऊपर चलता है कि वो आपको सब फ्री एक्सेस देते हैं, आप कितना भी सर्च कीजिए, आप कोई सा भी ऐप यूज कीजिए, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाइए, वो सब आपके लिए फ्री है। ट्विटर का एक अलग उदाहरण इन दिनों चल रहा है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन क्या इससे पूरा मॉडल बदल जाने वाला है? मतलब उसी डेटा, वही डेटा उनकी कमाई का जरिया होता था, अब अगर आप उसको रोक देंगे, जो कि अच्छी बात है आपके प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या कल को यही कंपनियां आपको फिर पेमेंट मांग सकती हैं, आपसे फिर कह सकती हैं कि मेरी ये सर्विस तो आपको मिलेगी लेकिन इसकी एक कीमत होगी? देखिए, जब आप डेटा प्रोटेक्शन की दिशा में जाएंगे तो कुछ बदलाव समाज में आएंगे, इकोनॉमी में आएंगे, ये तो सर्व सुनिश्चित है। सवाल ये उठता है कि अब कंपनियों का क्या रिस्पॉन्स होगा। देखिए, जो तो बिग टेक कंपनीज हैं जिनका पूरा धंधा ही डेटा पर चलता है, वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगी इस प्रकार के नए उभरते हुए कानून में बदलाव लाने के लिए, थोड़ा लॉबिंग करेंगी, थोड़ा नेगोशिएशन करेंगी, तो अपना परिवेश दिखाने का प्रयास करेंगी। लेकिन दूसरी बात, एक बार ये कानून बन भी जाए तब उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकती कि साहब मैं अमेरिकन कंपनी हूँ, अमेरिका में स्थित हूँ, लिहाजा मैं आपके कानून का पालन नहीं करूंगी। क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जो मार्केट है वो भारत होने वाली है,
और कोई भी कंपनी अपने होशो आवाज में भारतीय मार्केट को टाटा बाय बाय नहीं कहना चाहेगी। लिहाजा उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा, और क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं होगा इसलिए वो सीधा पैसे के रूट पर जाएंगे और अपनी सेवाएं जो आजकल फिलहाल फ्री होती हैं वो चार्जेबल बना देंगे। देखिए ट्विटर ने क्या किया है, जो पहले ब्लू टिक आप फ्री ले पाते थे, अब उसके लिए आपको 660 रुपए प्रति माह देना है, और ट्विटर के लिए एक नया रेवेन्यू का जरिया बन गया है। दूसरी बात यह है कि वो कितने कामयाब हो पाएंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि मुफ्त में तो भारतवासियों को डेटा और डेटा सर्विसेज लेने की आदत हो गई है। अधिकांश भारतवासी भूल जाते हैं कि जब आपको कुछ चीज मुफ्त दी जाती है तब आप स्वयं प्रोडक्ट बन जाते हैं, आपकी कोई निजता नहीं होती। तो जब अब ये डेटा प्रोटेक्शन कानून आएगा, एटलीस्ट आपकी जो डेटा निजता के अधिकार हैं उनका संरक्षण होगा, और उसके संदर्भ में अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा देना भी पड़ जाए तो वो भी लॉन्ग टर्म एक बहुत ही सस्ता बार्गेन है जो आपको लेना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये होगा कि हम किस प्रकार से लोगों को राइट टू बी फॉरगॉटन क्या जो इफेक्टिव रेमेडी है वो दे पाएंगे। अधिकांश भारतवासी आजकल एक नई क्रांति के दौर से चल रहे हैं। मैं उसे कहता हूं द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, भारत की उल्टी की क्रांति, क्योंकि भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, इंटरनेट पर, बिना सोचे समझे कि इस डेटा की उल्टी का क्या नकारात्मक प्रभाव उनकी लीगल इंटरेस्ट पर पड़ने वाला है। तो जब इस प्रकार का हम परिवेश में गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को राइट टू बी फॉरगॉटन की इफेक्टिव रेमेडी देनी पड़ेगी कि चलिए साहब गलती से मैंने कुछ चीज अपलोड कर दी, आज आप कृपया, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप इसे डाउन करिए ताकि मेरी जो छवि है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो सके। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है नए कानून को समन्वय और सामंजस्य भी स्थापित करना पड़ेगा सॉवरेन इंटरेस्ट के बाद, क्योंकि आज सरकार चाहेगी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा डेटा का एक्सेस मिल सके ताकि मैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की सेवाएं मोर इफेक्टिव तरीके से दे सकूं। तो ये गोल्डन बैलेंस करना पड़ेगा सॉवरेन इंटरेस्ट का एक और लोगों की निजता के अधिकार का, उनकी सिविल लिबर्टीज का और उनके डेटा प्रोटेक्शन का दूसरी ओर। बिल्कुल, ये सरकार वाला पॉइंट भी हम लेकर आते हैं क्योंकि ये भी किसमें अहम मुद्दा है। इस पर मैं आपसे कुछ और सवाल लूंगा, लेकिन यहाँ पर अंकित एक जो पॉइंट है डेटा ब्रीच का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है, क्योंकि अक्सर डेटा ब्रीच होते हैं, बड़े पैमाने पर होते हैं और कंपनियां उनको छुपाती है, वो बाद में हमारे सामने आते हैं, कई महीनों बाद पता चलता है कि ऐसा हुआ था। अब आपको इस नए कानून का जो प्रावधान है, आपको ग्राहकों को तुरंत इसकी सूचना देनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले तक हमारे कोई भी लॉ नहीं था रिगार्डिंग ब्रीच गाइडलाइंस, ब्रीच नोटिफिकेशन गाइडलाइंस, और ये तो बिल्कुल नहीं था कि आपको एंड यूजर्स को बताना पड़े। अगर आपको बताना ही पड़ता था तो कोई सेंट्रल बॉडी को आप बताते थे कि ये ऐसा ब्रीच हुआ, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स होते थे आरबीआई को, कुछ लोग सर्टेन को बताते थे। बट अब जैसे ही ये रेगुलेट होने वाली है, जैसे ये लॉ आएगा, then it's going to be a mandate for each and every company to inform the data protection board as well as the impacted users, right? तो ये डेटा ब्रीच गाइडलाइंस और सारी कंट्रीज, राइट, नॉट ओनली इन इंडिया, जैसे आप जीडीपीआर की बात करेंगे जो यूरोप का गवर्न करता है डेटा प्राइवेसी स्ट्रक्चर, उनपे 72 आवर्स का है। सेम छोटी छोटी इकोनॉमीज लाइक बहरीन प्राइवेसी लॉ के पास भी ब्रीच गाइडलाइंस है, सिंगापुर के पास में नोटिफिकेशन गाइडलाइंस है। इंडिया में ये चीज लगानी बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक ये नहीं आएगा कंपनीज आर नॉट गोइंग टू बी सीरियस अबाउट द डेटा ब्रीचेस, राइट, एंड एटलीस्ट नेवर गोइंग टू बी सीरियस on telling all these things to their end users, because obviously उससे डिप तो आएगा ही उनके कस्टमर बेस में। तो ये चीज होगी डेफिनेटली फॉर ब्रीच गाइडलाइंस। और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और होगी सर, जो आपने कहा, जैसे बैंकिंग का एक ऐप है, उसको क्यों चाहिए मेरी इमेजेस, राइट, एंड इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये लॉ पास होने के बाद भी देयर इज गोइंग टू बी अ प्रिंसिपल विच इज पर्पस लिमिटेशन। तो जो पर्पस होगा एक बैंकिंग ऐप या कोई भी ऐप जो जिस पर्पस के साथ में वो एक बंदे को केटर करती है, उसे उसी पर्पस के लिए डेटा कैप्चर कर सकती है, और डेटा भी उतना ही कैप्चर कर सकती है अंडर डेटा मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल जितना उसके पर्पस के लिए यूजफुल है। आजकल कोई एक अगर आपको कहीं जाना है तो ये फ्लाइट बुकिंग ऐप्स आपका रिलीजन पूछ लेती हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। दे डोंट नीड ऑल दोज थिंग्स, दे डोंट नीड योर पैन कार्ड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इससे काफी हद तक अपन लोग डेटा भी कम देंगे, प्राइवेसी बाय डिफॉल्ट भी बढ़ेगी, और ये सब चीजें कम होंगी तो ये ऑब्वियसली थोड़ी सी जागरूकता हम लोगों में भी आएगी। हम भी क्वेश्चंस करेंगे ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स को इन सारी कंपनीज के लिए कि मैंने ये सुना है, हमारा डेटा गया है, व्हाट इज द नेक्स्ट रेमेडी, आई हैव टू फाइल अ क्लास एक्शन सूट और समथिंग लाइक दैट। तो ये सब चीजें अब आने वाली है, ग्राहक जागरूक होगा,
और वो ये definitely बड़ा question इम्पोर्टेंट है, करेगा ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे प्रावधान तो आ रहे हैं, कानून भी बन रहा है, लेकिन इसमें ग्राहक की जागरूकता भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उस पर ये पूरा लॉ क्या कहता है। छोटा ब्रेक यहां से लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खासतौर पे इसमें अब सरकार के हाथ में क्या आएगा, उनकी ताकत की जिस सॉवरेन बैलेंस की बात कर रहे थे अभी यहाँ पर पवन साहब, वो कैसे बनेगा, और साथ में ग्राहक की जागरूकता, दो अहम मुद्दे रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। तो अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे सामने आने वाला है, उसको एक औपचारिक तौर पे रखना बाकी है, लेकिन उसके प्रमुख बिंदु जो हैं, जो कि हमें आईटी मिनिस्टर भी बता रहे हैं कि इससे किस तरह की सुरक्षा आपको मिलेगी, और जो भी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर, सूत्रों के हिसाब से हम बातचीत कर रहे हैं। तो कुछ बड़े प्रावधान आने वाले हैं। ब्रेक से पहले हमने देखा कि उससे एक बड़ा चेंज आ सकता है, आप निर्भर करेगा कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। अब कुछ और चीजें हैं जिन पर हम बात करते हैं। तो चिराग, यहां पर एक जैसा मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे कानून ले आए, उनका इंप्लीमेंटेशन भी एक लेवल तक बढ़िया हो, लेकिन बहुत जरूरी है कि लोग उसमें कितने अवेयर हों, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज है जो सबकी जेब में मौजूद है, उनका फोन, और वहीं से सारा डेटा, या चलिए लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, लेकिन हमारी जिंदगी में डिजिटल अब जो सारी चीजें हैं, बैंकिंग, शॉपिंग, सब कुछ उसी पे हो रहा है। तो ग्राहकों के लेवल पे भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्या ये बिल उसकी तरफ कुछ फोकस करता है? जी कुछ जरूर करता है फोकस, बिकॉज जब तक ग्राहक इसके बारे में सतर्क नहीं रहेगा तब तक ये प्रोटेक्शन बिल सिर्फ एक तरफा हो जाएगा। बिकॉज कैसा है कि आप जितना सतर्क रहेंगे, जैसा आप अपना डेटा शेयर करते हैं, आपको पता रहना चाहिए कि आप अपना कौन सा डेटा शेयर कर रहे हैं, आप कहाँ पे डेटा शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहां पे वेबसाइट पे पूछा जाएगा कि आप क्या ये एक्सेप्ट कुकीज एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी हम कैसा करते हैं, हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि हम एक्सेप्ट कर देते हैं, हाँ ठीक है भाई, जो डेटा है लेना ले लो, ज्यादा से ज्यादा क्या लेगा, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं है कि वो आप कुकीज के माध्यम से वो किस टाइप का डेटा सेव कर रहा है। तो ये ग्राहक को अवेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पिछले काफी सारे यूरोप में टारगेट का एग्जांपल हो गया था, जहां पे काफी सारी प्राइवेट डेटा शेयर हो गया था कि आप कोई महिला कब प्रेग्नेंट है नहीं है वो पता चल सकता है बेस्ड ऑन वो कौन से विटामिन लेती है, कौन से विटामिन नहीं लेती है, वो कब अपने कौन से चीजें प्रोडक्ट्स बाय करती है नहीं करती है। तो ये डेटा एथिकली बहुत जरूरी होता है कि आप अपना कौन सा डेटा शेयर कर रहे हैं। और जो नया डेटा प्राइवेसी जो लॉ आ रहा है, वो बेसिकली कंज्यूमर में एक अवेयरनेस इस तरह से लेके आ सकता है कि आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको पूरा का पूरा हक है, जिस कंपनी पे आप अपना डेटा डाल रहे हो, आपको पूरा हक है कि आप उनको पूछ सकते हो कि आप मेरा डेटा कैसे यूज कर रहे हो, एंड दे हैव टू रिप्लाई एंड दे हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस कि आपने अपना पर्सनल डेटा दिया है तो उन्होंने डिलीट किया है कि नहीं। पर ये अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आप अपना कौन सा डेटा दे रहे हो। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना जब लोकेशन शेयर करते हो तब आप कौन से लोकेशन पे और साथ में ये भी कि मतलब ग्राहक उसका महत्व समझे। ये नहीं है कि बस ये मुझे सर्विस यूज करनी है तो चलिए जो मांग रहा है उस पर मैं यस कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसका महत्व नहीं समझते। उनके लिए ठीक है कर दिया, लेकिन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कंपनियां पीछे उस डेटा का क्या करती है, ये भी एक अवेयरनेस की बात रहेगी। दुग्गल साहब, एक जो चीज है वो अब सरकार वाली साइड पे वो शायद अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है, जब एग्जैक्टली हमारे हाथ में ड्राफ्ट आएगा शायद और क्लियरिटी आएगी। जो आपने अभी सॉवरेन बैलेंस की बात कही कि सरकार क्या चाहे तो जिसकी वो हमेशा डिमांड करती रही कि मेरे पास मैं जो मांगू वो मुझे मिलना चाहिए, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां हो गई या कोई और दूसरी कंपनियां हो गई जो कहती हैं कि हमारा पूरा इनक्रिप्टेड मोड है, हम आपको कभी शेयर नहीं करेंगे। फिर डेटा लोकलाइजेशन की बात आती है, क्या यहां से सरकार के हाथ भी मजबूत होते हुए दिखाई देंगे? मुझे लगता है कि ये जो नया कानून आएगा कहीं ना कहीं सरकार के हाथों को ज्यादा मजबूत करने की दिशा में कदम होगा, क्योंकि जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था वो ऑलरेडी काफ़ी डाइल्यूशन लेके आ चुका था। लेकिन अगर आप जो 91 संशोधनों पर नज़र डालें जो जेपीसी ने दिए अपनी रिपोर्ट में, तो लाजमी सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये नया कानून का जो परिवेश है, उसका जो एम्बिट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होने वाला है। ना केवल पर्सनल डेटा उसमें शामिल होने वाला है, नॉन पर्सनल डेटा भी शामिल होने वाला है, और सरकार को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि देखिए, जहां सरकार को एक्सेस की आवश्यकता है आप कृपया ज़रूर दें, लेकिन अगर आप ड्यू डिलिजेंस और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को परिभाषित कर दें तो काफ़ी हद तक ये इंश्योर हो पाएगा कि सरकार को जो छूट मिली हुई है उसके ऊपर भी जुडिशियल ओवरसाइट होगी, जुडिशियल रिव्यू होगा, और कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बिल्कुल बरकरार होगा।
और कई बार ऐसी भी स्थितियां होंगी जहां पर आक्रमण होगा भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर। उन दिशाओं में और उन परिस्थितियों में आवश्यकता होगी कि सरकार के हाथों को ज्यादा सशक्त किया जा सके ताकि वो इंडियन सॉवरेन इंटरेस्ट और इंडियन साइबर सॉवरेनिटी का संरक्षण कर सके। लेकिन वो गोल्डन बैलेंस क्या होगा उसका इंतजार हमको करना पड़ेगा, वो कानून की नई भाषा हमें बता पाएगी। बिल्कुल, तो थोड़ा ड्राफ्ट और आ जाएगा जब उस पर और क्लैरिटी आएगी, लेकिन मोटे तौर पे यही पॉइंट्स होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि चीजें अच्छी लग रही हैं, हमारे एक्सपर्ट भी मान रहे हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन पहला सवाल, और जो एक ओवरऑल जागरूकता चाहिए पूरे इकोसिस्टम में कि हम भी समझे, ग्राहक भी समझे कि मेरा ये डेटा, अगर मैं लोकेशन शेयर करता हूं, मैं अपनी लाइब्रेरी शेयर करता हूं, मैं अपनी फोटो लाइब्रेरी शेयर करता हूं, उसका मतलब क्या ये नहीं है कि बस मुझे ऐप इस्तेमाल करना है तो मैंने दे दिया। तो शायद ये उसी दिशा में कदम है जहां कंपनियों भी अब यहां से सतर्क होती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और एक बार जब बिल ऑलरेडी टेबल हो जाता है या पूरा ड्राफ्ट आ जाता है सामने, हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।